आज के सेशन में हम सीखेंगे ITR 3 कैसे फाइल की जाती है अगर आप FNO ट्रांजैक्शंस करते हैं। मैं डेडिकेटेड इस वीडियो को FNO ट्रांजैक्शंस के लिए ही रखूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इनकम टैक्स लॉगिन डिटेल्स, आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको चाहिए आपके ब्रोकर से टैक्स P&L का स्टेटमेंट। आपका कोई भी ब्रोकर हो, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, सब सर्विस प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करते हैं एक P&L स्टेटमेंट। मैं आपको एक P&L स्टेटमेंट एज एन एग्जाम्पल दिखा देता हूं। कुछ इस तरह से P&L स्टेटमेंट आपको मिलती है। आपके पास समरी ऑफ चार्जेस रहेंगे कि कितना चार्जेस आपने पे किया है। इसके अलावा आपको क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो डिटेल्स रहेंगी। आपकी टर्नओवर क्या है वो डिटेल्स रहेंगी। अब मेन यहाँ पे एक मकसद है टर्नओवर समझने का। ITR फाइल करने से पहले समझ लीजिए कि आपकी FNO की टर्नओवर क्या है। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस करती है तो इन दैट केस आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के थ्रू होते हैं, तो आपकी लिमिट रहेगी 10 करोड़ की। और अगर 10 करोड़ से कम है, इन दैट केस कोई टैक्स ऑडिट नहीं रहेगा, आप अपनी रिटर्न को खुद फाइल कर सकते हैं। तो टर्नओवर वैसे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको मेंशन की गई है रिपोर्ट में। कई रिपोर्ट्स में हो सकता है ये मेंशन ना हो। हमें इसका लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे यह टर्नओवर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको जो गाइडलाइन है वो बता देता हूं। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दी है वो हम पहले देख लेते हैं। मेरे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं गाइडेंस नोट ऑन टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, और इसके 25th पेज के ऊपर हमारे पास FNO रिलेटेड एग्जैक्ट गाइडलाइन मेंशन्ड है। ये देखिए, मैं 25th पेज के ऊपर आ गया हूं। यहाँ पे आप गाइडलाइन देख सकते हैं। इन शॉर्ट, व्हाट डज इट मीन? द टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस, फेवरेबल यानी प्रॉफिट, अनफेवरेबल यानी लॉसेस, इन दोनों का सम, राइट? मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे एग्जैक्टली आपको करना है। सेकंड, अगर आप ऑप्शंस की सेलिंग भी करते हैं तो जो भी आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है वो भी आपको लेना है, राइट? इस सेशन में मैं पर्टिकुलरली डिस्कस कर रहा हूं ऑप्शन बायर्स के बारे में। ऑप्शन बायर्स का केस मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। अगर आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं तो आप अपनी टर्नओवर में प्रीमियम जो आपको मिला है सेल करने पर वो भी आप ऐड कर लीजिए। And in respect of any reverse trade entered, the difference thereon should also be part of the turnover. तो अगर आपने कोई रिवर्स ट्रेड लिए हैं तो उसका भी डिफरेंस आपका टर्नओवर का पार्ट हो जाएगा। यहां पर मेन जो पॉइंट है वो है फर्स्ट पॉइंट, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस। तो चलिए मैं रिपोर्ट पे आता हूं। जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं आपको समझ के ही चीजों को करना होगा क्योंकि हो सकता है कि आपका केस किसी दूसरे व्यक्ति के केस से थोड़ा सा डिफरेंट हो, राइट? जो केस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं हो सकता है वो डिफरेंट हो और आपका केस डिफरेंट हो। अगर आप चीजों को समझ के चलेंगे तो प्रॉपरली फाइल कर देंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। सेकेंडली, अगर आप FNO ट्रांजेक्शन्स करते हैं, राइट, शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स भी करते हैं, तो आपके ऊपर ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आपको मैंडेटरी तौर पे ITR फाइल करनी पड़ेगी। मार्केट में 3 से 4 हजार रुपए आपकी ITR की फीस ली जाती है। लेकिन अगर आप ये वीडियो को प्रॉपरली समझ लेते हैं तो आप अपनी ITR FNO के केसेस में खुद ही फाइल कर पाएंगे, ठीक है? सैलरीज की ITR या फिर प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन वगैरह ये सब तो बहुत सिंपल है, लेकिन FNO ट्रांजैक्शंस के केस में थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूँ। तो इस एक्सेल फाइल में यह रिपोर्ट यहां तक थी। G कॉलम मैंने अपडेट किया है और मैंने एग्जैक्टली क्या किया है, ABS का फॉर्मूला लगाया है। ABS मींस एब्सोल्यूट। तो मैं एक बार के लिए डेमो फिर से बता देता हूं। तो आपको करना है ABS एंड आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, सो 3345, और ये आप नीचे तक ड्रैग इसे कर लेंगे, राइट? तो आप देख सकते हैं जहां पे भी आपको लॉसेस भी हुए हैं, जैसे 1000 का लॉस हुआ है तो वो भी पॉजिटिव नंबर है, जो आपका प्रॉफिट है वो भी पॉजिटिव नंबर है, राइट? तो सभी पॉजिटिव नंबर्स हमें ले लेने हैं। इन पॉजिटिव नंबर्स का आप सम देखेंगे तो आपको मिलेगा 46637। एक सेकेंड दीजिए, फॉर्मूला सही से कैप्चर नहीं हुआ, मैं इसको फिर से सम कर लेता हूं। तो आप देखेंगे 47937 आपका टोटल सम आ गया है, जो कि आपकी टर्नओवर आपके ब्रोकर ने भी रिपोर्ट किया है। हो सकता है यह भी मिस्टेक हो, ब्रोकर कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी अपडेट कर देते हैं। आपको लॉजिक पता होना चाहिए ताकि आप अपनी इन्फॉर्मेशन खुद भी अपडेट कर दें। और फॉर एग्जाम्पल ये ग्रो की शीट मेरे पास है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, यू हैव योर एडवाइस टू कंसल्ट एन इंडिपेंडेंट टैक्स एडवाइजर फॉर वेरिफिकेशन। ओके, तो ये जिम्मेदारी किसी चीज़ की नहीं लेते हैं, इसलिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक के लिए जो मैंने ICAI की गाइडलाइन दिखाई है वो आप एक एज अ बेस मान के चल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास टोटल आपने परचेज कितना किया है ऑप्शंस, और आपने सेल कितना किया है, ये डेटा भी क्लियरली आपके पास होना चाहिए। रिपोर्ट में अगर नहीं दिख रहा है तो आप ये सिंपल फॉर्मूला लगा के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक बाई क्वांटिटी इनटू बाय रेट एंड सेल के लिए सेल क्वांटिटी इनटू सेल रेट, राइट? तो अगर आप देख सकते हैं सेल क्वांटिटी इनटू सेल रेट, आपका टोटल सेल अमाउंट आ गया, ठीक है? मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस रिपोर्ट के साथ साथ आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, क्योंकि सेम चीज आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर भी अपलोड करनी होगी। तो चलिए अब हम इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। इसके बाद फाइल
इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर मैं क्लिक करूंगा। असेसमेंट ईयर यहाँ पे चूज कर लीजिए 24-25, ऑनलाइन मोड एंड कंटिन्यू। यहाँ पे अब स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे मैंने कर दिया, इंडिविजुअल एंड कंटिन्यू। आप फाइल करेंगे ITR 3। ITR 3 फुल फ्लेज्ड ITR है, आपके पास एन नंबर ऑफ बिजनेसेस हो ITR 3 ही फाइल होगी। आपके पास कैपिटल गेन्स हैं, सैलरीज हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सोर्सेज ऑफ इनकम है, सब कुछ ITR 3 में कवर हो जाता है। तो ITR 3 एक कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अगेन आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ FNO ट्रांजेक्शंस, लेकिन मैं आने वाली वीडियोज में शेयर करूंगा आपके साथ कि कैपिटल गेन्स को कैसे आप शो कर सकते हैं, सैलरीज कैसे शो कर सकते हैं। हर सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैं डेडिकेटेड तरीके से वीडियोस बनाता रहूंगा। इसलिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। प्रोसीड टू फाइल ITR 3 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू फाइलिंग द ITR? जनरली मैं इसमें अदर्स चूज करता हूँ एंड कंटिन्यू। बेसिक फ्रेमवर्क मैं बता दूं आपको, यहाँ पे आपके पास अलग अलग सेक्शंस हैं, जनरल, इनकम, बिजनेस, डेप्रिसिएशन, डिडक्शंस, टैक्स एंड अदर्स, राइट। जैसे आप जनरल पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे फिर से एक सेक्शन दिखाई देगा। तो 2 इसमें सब पार्ट्स हैं, आपको फर्स्ट वन ही चूज करना है। अगर आपके ऊपर पोर्तुगीज सिविल कोड जस्ट इन केस एप्लीकेबल है तो आप चूज कीजिए, अदरवाइज से मत कीजिए। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा। इनकम की मैं बात करूं तो देखिए, अगर आपके पास सैलरीज भी है तो सैलरीज रखिए, हाउस प्रॉपर्टी है तो रखिए, अदरवाइज इसे अनचेक कर दीजिए। कैपिटल गेन्स अगर है तो आप रखिए, अदरवाइज से हटा दीजिए। अपने एग्जाम्पल में, क्योंकि मैं सिर्फ आपको FNO बता रहा हूँ, सैलरीज और कैपिटल गेन्स फिर भी बहुत सिंपल है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। अगर आपको इसे भी देखना है तो आप देख सकते हैं। ऑल राइट, सो शेड्यूल अदर सोर्सेज, यानी अगर आपके पास इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है तो आप डालिए, अदरवाइज आप इसे भी हटा दीजिए। ओके, सो जो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं सेक्शंस उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जो नहीं है उसे आप हटा दीजिए। अच्छा, FNO जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, अगर कोई भी व्यक्ति FNO कर रहा है तो उसे आप बिजनेस की श्रेणी में लेते हैं, राइट। तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के सेक्शन में आप आएंगे और वहाँ पे डिटेल्स को अपडेट करेंगे। शेड्यूल नेचर ऑफ बिजनेस, ये तो मैंडेटरी आपको करना ही पड़ेगा। शेड्यूल बैलेंस शीट चाहिए है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ऑफ कोर्स ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन आप इसे हटाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हटेगा, तो इसे रहने दीजिए चेक्ड। हम देखेंगे इसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट रहने दीजिए, P&L रहने दीजिए। शेड्यूल अदर इन्फॉर्मेशन फॉर बिजनेस, देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन किया है, मैंडेटरी इफ लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। और अभी हमने देखा था कि SSC की जो टोटल टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं है, तो ऑडिट जब एप्लीकेबल है ही नहीं तो हम इसे चेक क्यों करेंगे, हमने इसे अनचेक कर दिया है। डिटेल्स ऑफ स्टॉक वगैरह कुछ नहीं है। शेड्यूल इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो कंप्यूटेशन तो आपको रखनी पड़ेगी, तो ये आपका सेक्शन रहेगा चेक्ड। शेड्यूल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है। शेड्यूल ICDS बिल्कुल नहीं है एप्लीकेबल। शेड्यूल GST नहीं है। तो हमारे FNO ट्रांजैक्शंस के लिए द ओनली थिंग विच इज अवेलेबल इज योर जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट। ओके, मैन्युफैक्चरिंग भी एप्लीकेबल नहीं है, बट ये हटेगा नहीं, इसलिए हमने इसे यहाँ पे कुछ देर के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट शेड्यूल में आ जाते हैं, डिप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं है। अदर एसेट्स, अगर देखिए कुछ आपके पास अदर एसेट्स हैं तो आप डालिए, अदरवाइज इसे आप अनचेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्लिक के साथ आप ये पूरा चीज़ें हटा सकते हैं। अगर आपके पास देख लीजिए, अगर कुछ लैपटॉप, कुछ ऑफिस फर्नीचर वगैरह आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज से हटा दीजिए। हम इस एग्जाम्पल में नहीं कर रहे हैं क्लेम, तो इस पर हमने अभी इसे अनचेक कर दिया है। बात करता हूँ डिडक्शंस की। डिडक्शंस में अगर कुछ है तो आप डाल दीजिए। शेड्यूल चैप्टर 6 से डिडक्शन जैसे ATC, LIC, इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह नहीं है तो आप इसे रहने दीजिए। तो अभी के लिए मैंने जस्ट आपको चेक करके रखा है कि कुछ हमारे पास हो सकता है हो। इसके बाद जो टैक्स का कॉलम है, देखिए जो मैंडेटरी है उसे तो आप कुछ नहीं कर सकते। शेड्यूल डिटेल्स ऑफ टैक्स पेमेंट, कुछ ना कुछ तो आपने जरूर टैक्स पेमेंट किया ही होगा इन टर्म्स ऑफ योर जो आपका TDS कट जाता है, राइट। शेड्यूल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कुछ आपका TDS जरूर कटा होगा, उस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों को आप रहने दीजिए, राइट। और अदर्स में भी कुछ सेक्शंस हैं। तो देखिए शेड्यूल ऑफ करंट ईयर लॉसेस, ये चेक्ड रहेगा, इसे आप हटा भी नहीं पाएंगे। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, कैरिड फॉरवर्ड। शेड्यूल ऑफ ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये सब ऑटोमेटिकली ही रहेंगे, ये हटा नहीं पाएंगे, तो अब इसे आप ऐसे ही रहने दीजिए। और फाइनली अब आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप इसे इस तरह से फिल्टर नहीं करते हैं, राइट, अगर आप हर चीज़ पे टिक रहने देंगे तो जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आपके शेड्यूल्स ओपन हो जाएंगे। अभी आपके 20 शेड्यूल्स ओपन होंगे, और अगर आप इसे फिल्टर आउट नहीं करते हैं तो बहुत सारे शेड्यूल्स आपके खुल जाएंगे, और इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस टू कंप्लीट दिस ITR, राइट। तो हम सिर्फ वो ही चीज़ें लेंगे जो कि सिंपल हैं, जो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं, बाकी चीज़ों को हम अनचेक्ड ही रखेंगे। अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। सो चलिए, अब हमारे पास सभी शेड्यूल्स आ गए हैं। देखिए जनरल, नेचर ऑफ बिजनेस, बैलेंस शीट, जो जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था वो सभी आ गए हैं, और अननेसेसरी कोई शेड्यूल यहाँ पर आप देखेंगे नहीं आया है, जैसे सैलरीज वगैरह का नहीं आया है। अगर आपके ऊपर सैलरीज एप्लीकेबल है, सैलरीज एंड FNO वैसे साथ साथ लॉसेज में ही
मुद्दा रहता है, तो वो आई थिंक अगर आपका नहीं होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ फुल टाइम ट्रेडर्स की जो सिर्फ एफएनओ करते हैं, तो सैलरी इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया है। ओके, शेड्यूल फर्स्ट की मैं बात करूंगा, जनरल की। प्रोवाइड योर कॉन्फर्मेशन क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट दो जो सेक्शन है वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन अगर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर दीजिए। उसके बाद देखिए फाइलिंग सेक्शन की बात हो रही है, कौन सी सेक्शन में आप फाइल कर रहे हैं। अगर आप इसे लेट नहीं फाइल कर रहे हैं तो आप 139(1) ही यहाँ पे सिलेक्टेड रखेंगे। इसके अलावा ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, सरकार हमसे पूछ रही है कि क्या आपकी ड्यू डेट है 31 जुलाई ही, यहाँ पे चूज़ करेंगे, राइट। और इसके बाद आप हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC। सो देखिए 115 BAC सबसेक्शन 6 आप तब यूज़ करते हैं अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट कौन सी आपकी न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट है, अगर आप उसे बाहर आना चाहते हैं यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज इसे नो रहने दीजिए। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में आप चूज़ कीजिए रेजिडेंट, कंडीशन 182 डेज वाली कंडीशन चूज़ कर लीजिए। आई होप कि आप एक नॉर्मल रेजिडेंट हैं, तो जो भी एप्लीकेबल मैं आपको बताते जा रहा हूँ। डू यू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, नहीं होगा। पोर्टुगीज़ वाले में भी आप नो कर दीजिए। वेदर एसएससी इज हैविंग एन इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर, नो होगा ये। वेदर यू आर इन FPI, नो। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कुछ नहीं है। डिटेल्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव SSC, नो कर दीजिए। डायरेक्टरशिप, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है या नहीं है तो इसे भी नो कर दीजिए। अगर डायरेक्टर है तो आप येस कर देंगे। डिटेल ऑफ फर्म, इफ एप्लीकेबल किसी फर्म में अगर आप पार्टनर हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। डिटेल्स ऑफ अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर हैं और आपके पास कुछ शेयर्स है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब आती है काफ़ी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, पूरे ध्यान के साथ इसे आप समझिए। आर यू लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA, क्या आप लाइबल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के। देखिए अगर आपकी सेल्स एक स्पेसिफिक टर्नओवर को क्रॉस करती है और कुछ क्राइटेरियाज हैं, क्राइटेरियाज मैं आपको बता देता हूँ इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर। सेक्शन 44AA विच टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट, बाय सर्टेन पर्सन्स कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। तो पहला जो इसमें सिनेरियो है वो तो यह है कि जो भी स्पेसिफिक प्रोफेशंस है, लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, इन सब प्रोफेशंस में तो देखिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का जरूरत है। लेकिन यहाँ पर एक सेकंड सबसेक्शन भी है विच इज एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, ऊपर वाले प्रोफेशन को छोड़ के, राइट। इसके अलावा कोई भी अगर बिजनेस या प्रोफेशन है, यानी कि मान लीजिए आप शेयर ट्रेडिंग FNO ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो आप इस कैटेगरी में आ गए। यहाँ पे आपके पास अलग से 4 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको पढ़ेंगे, एक बार वीडियो को पॉज करके तसल्ली से पढ़ लीजिए, आपका जो सिनेरियो होगा वो आसानी से यहाँ पे कवर हो जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट ही आपको पॉइंट बताऊँ तो इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स 1,20,000 रुपीज़ और टोटल सेल्स exceeds 10 lakh rupees in case of in any of the 3 years immediately preceding the previous year। यानी बहुत छोटी सी यहाँ पे टर्नओवर दी है, 1,20,000, तो किसी का भी इनकम होगा ही। तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि हाँ आपके ऊपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी है, राइट। और आप इसको एक बार पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो येस यू आर लाइबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और इसमें कैसे आपको अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है उसका एक मैं आपको एक स्ट्रक्चर, एक एस्टिमेट दे दूंगा, राइट। अपने हिसाब से आप उसको अपने ट्रांजेक्शन के हिसाब से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। वेदर SSC इज डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44AE, 44B, 44BB, AD, ADA, BBA, अगर आप इन सेक्शंस में अपनी इनकम दिखा रहे हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। मैं अभी के लिए नो कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी अदर ट्रांजैक्शंस में इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ FNO ट्रांजैक्शंस दिखा रहा हूँ। तो 44 आपके प्रिजम्पटिव जो सेक्शंस हैं, राइट, वो सब यहाँ पे मैं नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, जो प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शंस होते हैं। वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स टर्नओवर इज बिटवीन 1 करोड़ एंड 10 करोड़, तो 1 करोड़ और 10 करोड़ तो बिल्कुल है ही नहीं, राइट। 40-50 हज़ार की टर्नओवर है तो आप नो कर दीजिए। आपके केस में आप देखिए कि क्या एप्लीकेबल है। टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूं, उसके हिसाब से ही आपको ये सेक्शन चूज करना है। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, हमारी टर्नओवर इतनी कम है, ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी तो नो हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए कि कौन से सेक्शन पर हम येस कर रहे हैं, कौन से पे नो कर रहे हैं। आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, नहीं, यहाँ पे भी हमें ऑडिट की आवश्यकता नहीं है। इफ लाइबल टू फर्निश अदर ऑडिट रिपोर्ट मेंटेन मेंशन द डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट, नो रहेगा, कोई ऑडिट की हमारे ऊपर एप्लीकेबिलिटी नहीं है। एनी अदर एक्ट जैसे कंपनीज एक्ट या किसी और एक्ट में अगर आपका ऑडिट हो रहा है, यस नो कर दीजिए और उसको यहाँ पे सेव कर दीजिए। नेक्स्ट सेक्शन आपका बैंक का है। बैंक की डिटेल्स अगर अपडेटेड नहीं है तो डाल दीजिए, नहीं है, अपडेटेड है तो इट्स ओके, आप इसे आगे बढ़ सकते हैं।
देखिए, मैं कहीं ना कहीं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है पोर्टल की, राइट। और एफएनओ ट्रांजैक्शंस के से रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, और जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी गो थ्रू कर लूंगा, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। अब मैं इसे कंफर्म कर रहा हूँ। चलिए, जनरल पे तो टिक आ गया है। नेचर ऑफ बिजनेस पर आ जाते हैं। प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस ऐड करना है। कोड के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको बिजनेस के टाइप्स दिखेंगे, राइट। तो एक एक करके आप देख सकते हैं क्या आपका एप्लीकेबल सिनेरियो है। आप यहाँ पे फाइनेंस लिखेंगे, फाइनेंस थोड़ा सा लिखिए, FINANC। तो आप यहाँ देखेंगे अदर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज, राइट। तो आप इसे चूज कर लेंगे। ट्रेड नेम, अगर आपने कोई पर्टिकुलर बिजनेस दे रखा है, नेम दे रखा है, ब्रांड नेम है आपका, जिस नाम से आप ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, राइट। और आप इसे ऐड कर दीजिए। अब देखिए, ITR 3 जैसे मैंने बताया एक फुल फ्लेश्ड ITR है। आपके 10 बिजनेस भी हो सकते हैं, राइट। तो आपके पास अगर और भी कोई बिजनेस है तो आप ऐड अनदर कर दीजिए, अदरवाइज आप इसे कंफर्म कर दीजिए। चलिए, इसके बाद हम आ गए हैं पार्ट A बैलेंस शीट पे, राइट। तो इससे आप प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड योर सोर्स ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स, यानी कि आपकी जो भी कैपिटल है वो आपको डालनी है। कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एटसेट्रा। सेकंड है लोन फंड, अगर आपने कुछ लोन लेके भी फंड जुटाया है तो आप अकॉर्डिंगली रुपी लोन फ्रॉम बैंक या फ्रॉम फ्रेंड्स से लिया तो अदर्स में डाल सकते हैं। और इसके बाद डेफर टैक्स लाइबिलिटीज़, एडवांसेस कुछ अगर है आप अपने लिए हुए हैं तो वो आप डालेंगे। तो उसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। अभी डिटेल्स ऑलरेडी मैं अपनी एक्सेल फाइल पे आ जाता हूँ, जहाँ पे डिटेल्स मैंने प्रिपेयर की हैं। ये सिर्फ आपको एक एस्टिमेट देंगे कि कैसे आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर होता है। एक मोटा मोटी आइडिया आपको मिल जाएगा। आपके केस में चीज़ें डिफरेंट होगी, अकॉर्डिंगली आप इसे अपडेट कीजिएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। डेबिट साइड, यानी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड आप सारे खर्चे लिख देंगे। परचेज ऑफ ऑप्शंस, आपने कितने के ऑप्शंस परचेज किए हैं। ये फिगर कहाँ से आएगी, 122 4 3 5। अगर आप देखेंगे तो जो भी आपने ऑप्शन परचेज किए हैं, राइट, 122 4 2 5, इन सब का सम, इन सब का आपका जो है वो सम 122 4 3 5 है। तो ये आपका परचेज आ गया। और इसके राइट हैंड साइड में ये सेल्स अमाउंट है 135 960, 1,35,960 रुपए। तो इसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ परचेज ऑफ ऑप्शंस एंड सेल ऑफ ऑप्शंस, राइट। ये दोनों फिगर्स मुझे पता लग गई कहाँ से आई हैं। उसके बाद है इंटरनेट। इंटरनेट का जो भी आपका बिल आता है, मैंने इस केस में डाला है कि अगर 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आ रहा है तो 6,000 रुपये साल के हो गए। आपके केस में आप अपना डाल दीजिए। रेंट आप अपने हिसाब से डालिए, जो भी आपका ईयरली रेंट आप पे करते हैं अपने ऑफिस के लिए, या फिर जहाँ से भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं, जो भी आपका रेंटल अमाउंट है। ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह जो भी आप डाल दीजिए। सब्सक्रिप्शन फी, बहुत लोग अलग अलग सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, उसकी फीस पे करते हैं। कुछ इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह के रिसर्च करने के लिए आप चीज़ें लेते हैं, वो सब आप डाल देंगे। ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस 1753, ये कहाँ से आया है, जो भी आपका होगा रिपोर्ट वहाँ पे आपको पता लगेगा कि कितना आपने टोटल खर्चा ब्रोकरेज के तौर पर पे किया है। तो वो सभी खर्चे मैंने एक ही हेड में डाल दिए हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई रखने के लिए, अदरवाइज ये बहुत लंबा चौड़ा P&L बन जाएगा। 1753, सो 1753 यहाँ पे डाल दिया। अब आपको देखिए नेट लॉस आया है 9729। ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आने वाले सालों में। अब बात कर लेते हैं कि बैलेंस शीट आपने कैसे बनानी है। तो इन दिस केस इस ट्रेडर ने क्या किया है, अपना खुद का पैसा लगाया है 2,34,000। उसने कुछ लोन लिया है 50,000 रुपये का। कुछ क्रेडिटर्स है जिनको पे करना है, कुछ और भी पेबल है 10,000 रुपये, और इसके साथ ही 16,000 रुपये के डेटर्स हैं। एक लैपटॉप है 1,20,000 रुपये का, एक मोबाइल फ़ोन है, कैश एट बैंक है, एंड सम इन्वेस्टमेंट्स है जो भी इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स बैंक वगैरह में डाली हुई हैं, वो सब इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट। कुछ शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये इनका बिजनेस है और उस बिजनेस की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। वंस अगेन चीज़ें आपके केस में बिल्कुल डिफरेंट हो सकती हैं, तो अपना केस टू केस बेसिस पे आप देख लीजिएगा। कोई अगर आपको इससे रिलेटेड सवाल है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, और आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे हमें समय मिलेगा हम ज़रूर हर क्वेरी को आंसर करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, मैं आ चुका हूँ इनकम टैक्स पोर्टल पर, और प्रोप्राइटर फंड्स में हमने देखा था वहाँ पे कितना अमाउंट है। प्रोप्राइटर कैपिटल में मैं अमाउंट डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2,34,000 है। लोन लिया हुआ है 50,000 का, ये भी मैंने लोन वाले सेक्शन में डाल दिया है। कुछ और भी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स एंड अदर पेबल्स, जिनको पे करना है, इनको भी मैंने अनसिक्योर्ड लोन्स में डाल दिया है। और इसके बाद आप इसे ऐड कर देंगे। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कि आपने पैसा कहाँ पे अप्लाई किया है, कहाँ पे खर्चा किया है, इस पर क्लिक करेंगे। ऐड डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फिक्स एसेट्स की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, और आपके करंट एसेट्स की बात हो रही है। तो जो जो आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में चीज़ें तैयार है, वहाँ से आप इन्हें अपडेट कर सकते हैं। सो फिक्स एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो हमने अलग से डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं क्लेम किया है।
लैपटॉप पे आप क्लेम कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो अगर आप कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन में आप अमाउंट डाल देंगे, अदरवाइज इन दिस केस मैं अभी सिर्फ फिक्स एसेट्स का अमाउंट डाल रहा हूँ। 1,20,000 का इनका लैपटॉप है और आई थिंक 15,000 का इनका फ़ोन है, 135। ओके, और इन्वेस्टमेंट्स जो भी है वो मैं डाल देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में 1,00,000 रुपये, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैश का जो अमाउंट है 55,000 है। 55,000 इज़ कैश, कैश में हमने 55,000 डाल दिया है। और क्या बचा है अभी हमारे पास, डेटर है 16,000 के, सो डेटर में मैं 16,000 डाल देता हूँ, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि हम इसे कंप्लीट कर देंगे। देखिए एप्लीकेशन ऑफ फंड भी हमारे पास 3,06,000 है, ऐड कर दीजिए, राइट। अब आप देखेंगे ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे एक और केस है, नो अकाउंट केस। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह नहीं मेंटेन किया हुआ है तो आप नो अकाउंट केस को में चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 4 चीज़ें ही अपडेट करनी पड़ती हैं, सन्डी डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड एंड कैश बैलेंस। अगर आपने नहीं मेंटेन किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमारे केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी था, इसलिए हमने मेंटेन किया है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है और बाकी चीज़ें अपडेट की हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट मत कीजिएगा और इसके बाद आपको कन्फर्म करना है। सो आप देख पा रहे हैं कि आपका बैलेंस शीट अपडेट हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग पे अब आप क्लिक कीजिए और आपको पता ही मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। स्क्रॉल डाउन कीजिए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। 00 के साथ ये डिटेल्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। ऑल राइट, सो अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने ऑप्शंस को जो भी आपने परचेज और सेल किए ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली डाल सकते हैं, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप सेल्स एंड ग्रॉस रिसीट्स ऑफ बिजनेस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विस, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं सेल ऑफ ऑप्शंस। हमने शीट पे आ गया तो आप देखेंगे सेल आपके पास 135,960 है। वापस जाइए, 135,960, ठीक है। सेल ऑफ ऑप्शंस, और जो आपने परचेज किया है ये आपने किया 122,435 नो परचेज ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। और इसके बाद आप इसे देखिए, टोटल रेवेन्यू आपका 258,395 आ गया है, राइट। सॉरी, यहाँ पे मैंने अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में एफ एन ओ परचेज नहीं डालना है, सॉरी, सिर्फ आपको सेल ही डालना है। सो 135,960 सेल आ गया, परचेज अलग हेड में होगा, तो इसे आप ऐड कर दीजिए रेवेन्यू। और इसके बाद ये देखिए टोटल क्रेडिट्स आपके हो गए 135, डेबिट्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, परचेजेस में आप डाल दीजिए, परचेज में 122,435 राइट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस वे एक्सपेंसेस है जो किसी भी बिजनेस को करने के लिए डायरेक्टली आपने इनकर किए हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपनी स्टेटमेंट में देखूं तो जो ब्रोकरेज है ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 1753 आपको यहाँ पे ऐड डिटेल्स करना है, यहाँ पे आप 1793 आप डाल देंगे, राइट। 1753 है, सॉरी 1753, ओके। और इसके बाद आप इसे कंफर्म कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। प्रोवाइड योर कॉन्फर्मेशन, और देखिए अब आप क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास 11,000 रुपीज़ है डेबिट, और जो हमें खर्चे बताने हैं, ठीक है। आप देखिए रेंट आपने पे किया था, रेंट का यहाँ पे कॉलम है, 6,000 के आसपास का रेंट है, 6,000। तो एक एक करके अपने सभी खर्चे अपडेट कर दीजिए। ये कुछ नहीं है, सैलरीज अगर कुछ देते हैं, जस्ट इन केस आपके पास कुछ स्टाफ हैं, कुछ अपने लोग रखे हुए हैं अपने पास, तो वो आप डाल सकते हैं। अगर आपको कोई और, मतलब कि मैक्सिमम आपको सभी खर्चे मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपको पेज 1 of 2 है, ये सेकंड पेज पे आइए और यहाँ पे देखिए सभी आपके बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस यहाँ पे आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, राइट। कुछ नहीं मिल रहा है तो अदर एक्सपेंसेस में आइए, नेचर में डाल दीजिए। अभी के लिए मैं ये सभी अदर्स में डाल देता हूँ। इंटरनेट है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, एक एक करके डाल दीजिए। जस्ट इन केस अगर आपको पर्टिकुलरली कोई ऊपर मिल रहा है तो आप उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अदर्स वाले सेक्शन में डाल दीजिए, राइट। इंटरनेट के लिए 6,000 एंड देन ऐड अनदर, रेंट 6,000 हम दिखा चुके, ऑफिस एक्सपेंसेस 4,500, ऑफिस एक्सपेंसेस 4,500, सब्सक्रिप्शन 5,000,
सब्सक्रिप्शन 5000, ठीक है। इसके बाद आप इसे देखेंगे कि आपका, मैं इसे ऐड कर रहा हूँ, 9729 आपका यहाँ पे भी लॉस है। सेम अमाउंट आपका 972928, आई थिंक कुछ अप्रॉक्सीमेशन का एरर है, 9728। सो मोटा मोटी ये अमाउंट आपका करेक्ट आ चुका है, एक्सेल से भी मैच हो रहा है। आप इसे कंफर्म कर दीजिए, राइट। कंफर्म करते ही आप देखेंगे कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में भी टिक आ चुका है, ठीक है। अब काफ़ी कम हमारा सेक्शंस अब इजी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, फटाफट से कर लेते हैं। शेड्यूल बीपी, बिजनेस और प्रोफेशन, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए बिजनेस और प्रोफेशन आपका जो है 9728 अमाउंट आ गया, बिल्कुल सही है। कुछ स्पेक्युलेटिव है तो डाल दीजिए। स्पेक्युलेटिव से मैं बता दूं, जो भी आपके क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस है, कोई आप गेम वगैरह खेलते हैं, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, वो इनकम आपकी स्पेक्युलेटिव में आती है। इसके अगर कुछ है तो डाल दीजिए, अदरवाइज ये देखिए 9728 ही आपका कंफर्म करना है आपको। ऑल राइट, इसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे आइए, करंट ईयर लॉसेस प्रोवाइड। इसको ओपन होने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए लॉसेस टू बी सेट ऑफ 9728। अगर कहीं पे बिजनेस है, कहीं पे आपकी दूसरी कोई इनकम है, तो उसके साथ सेट ऑफ हो सकता है। देखिए सैलरी के साथ नहीं सेट ऑफ होगा, सैलरी पे पूरा टैक्स ही देना पड़ता है, लेकिन बाकी की इनकम्स पे आपका ये सेट ऑफ हो जाता है, देखिए, ठीक है। तो इसके साथ ही आप देखेंगे 9728 आपका लॉस रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ 9728 रह गया। अगले सालों में आप इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कन्फर्म कर दीजिए, कन्फर्म। इसके बाद आप आगे आइए, एक एक करके हर एक आपको सेक्शन कंप्लीट करना है, राइट। BFLA, सो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में भी आप, अगर मान लीजिए पिछले साल भी आपको लॉस हुआ था और इस साल भी आपको लॉस हुआ है, तो वैसे तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, पर अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो जस्ट इन केस यहाँ पे आपका पिछले साल का लॉसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन कीजिए, कंप्यूट सेट ऑफ। मेरी बातों को ज़्यादा दिल पे मत लेना, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप इसमें कुछ बड़ा कर सकते हो, डेफिनेटली वाई नॉट, बट अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, थाउजेंड्स ऑफ रिटर्न्स को एनालाइज करने के बाद हम देखते हैं कि मुश्किल से एक दो केसेस ही प्रॉफिट वाले मिलते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस लॉस वाले ही हमें देखने को मिलते हैं। द शेड्यूल ऑफ CFL प्रोवाइड योर कॉन्फर्मेशन। सो आप देख पाएंगे यहाँ पे टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स। स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपका 9728 सेम अमाउंट आपका लॉस का आ गया है। कंप्यूट सेट ऑफ पर क्लिक कर दीजिए एंड वेट फॉर अ सेकेंड। आगे बढ़िए, शेड्यूल 6A क्लिक कीजिए। आप में से मैक्सिमम लोगों के पास हो सकता है शेड्यूल 6A की कोई डिडक्शन अवेलेबल हो, आप डाल दीजिए। कुछ नहीं है तो खाली आप इसे कंफर्म करके क्लोज कर दीजिए, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्पेशल रेट्स भी कुछ एप्लीकेबल नहीं है हमारे केस में। ओपन करना है, कंफर्म कर देना है, ठीक है। सिस्टम कुछ इस हिसाब से प्रिपेयर्ड है कि आपको नहीं भी है तो आपको उसे ओपन करना पड़ेगा, फिर कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके पास जो भी आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ नहीं है, कुछ होगा तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको वो सेक्शन ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे डैशबोर्ड से, राइट। इसे आप कंफर्म कर दीजिए एंड हम देखेंगे AMTC क्लिक कीजिए, कंफर्म कर दीजिए, गो बैक, स्क्रॉल डाउन, टोटल इनकम क्लिक कीजिए। ओके, देखिए सैलरी से कुछ नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हैं, एक समरी के तौर पर आ गया। करंट ईयर लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड 9728। हर स्टेप पर आपको देखना है कि आपने जो भी डिटेल्स प्रिपेयर की हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही है, उसे आपको एक तरह से वेरीफाई करते हुए ही चलना है। अदरवाइज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न है, काफ़ी लेंथी रिटर्न है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो हो सकता है आपको इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिटर्न को डिफेक्टिव भी दिया जा सकता है, या फिर आपको एक क्वेरी टाइप भी आ सकती है, और कोई बड़ी मिस्टेक आपने कर दी तो नोटिस भी आ सकता है। हमने ये भी देखा है कि लोग सेल्स वगैरह के अमाउंट बहुत अजीबोगरीब तरीके से अपडेट कर देते हैं और नोटिस भी आता है, राइट। देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो देखिए इनका टोटल टैक्सेस पेड था, कुछ TDS कटा हुआ था, तो ये करेक्ट वैल्यू है, मैंने वेरीफाई कर लिया, तो आप इसे कंफर्म कर दीजिए। फाइनली हम लास्ट स्टेप पे आ गए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, प्रोवाइड योर कॉन्फर्मेशन क्लिक कर दीजिए। ओके, अब फाइनली देखिए इनका रिफंड का कुछ अमाउंट है 27,000 रुपये का, जो भी इनका TDS था पूरा रिफंड हो चुका है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपनी नॉर्मल डिक्लेरेशन देनी है, आई पर आप चेक कर दीजिए, राइट। तो आपका नाम रहेगा और कि यह सब इन्फॉर्मेशन आप डाल के अपडेट कर रहे हैं। एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे। मैं अभी के लिए कुछ अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपको पूरी रिटर्न जो है वो एक समरी तौर पे दिखाई देगी। स्क्रॉल डाउन कीजिए, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप करते हैं क्लिक तो देखिए एक यहाँ पे एरर दिखा रहा है, सिटी टाउन इज मैंडेटरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पर आप क्लिक करेंगे
छोटा एड्रेस का प्रॉब्लम था, एड्रेस अपडेट कर दिया, कंफर्म कर दीजिए। जब कभी आपको इस तरह से एरर आए तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है। देखिए ये जो आपको रेड एक यहाँ पे बॉक्स दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और आपको लास्ट स्टेप पे ले जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल यहाँ पे आ गया है। इट मीन्स अभी तक की जो आपकी मेहनत है वो सफल रही, कंग्रेचुलेशंस। और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए 2 और मुझे एरर आ गई हैं और ये बता देता हूँ क्या एरर है। देखिए हर एरर को अगर आप समझेंगे तो आसानी से सॉल्व कर देंगे, और एरर को आप बिना समझे से कोशिश करेंगे कि रिजॉल्व हो जाए, देन आप सिर्फ टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो एरर देखिए क्या है, टीडीएस ऑन सैलरी कैन नॉट बी मोर देन सैलरी इनकम डिक्लेयर्ड इन द सैलरी शेड्यूल। तो आपको पता है इन दिस केस हमने कुछ टीडीएस क्लेम किया है जो सैलरी पे कटा था, लेकिन ऑब्जेक्टिव इस पूरी रिटर्न का था कि मैं आपको एफएनओ ट्रांजैक्शंस बता पाऊँ कि कैसे वो आप दिखा पाते हैं अपनी आईटीआर में, राइट। तो हमने कोई भी सैलरी नहीं दिखाई है, इसलिए ये एरर आई है। सेकंड है, टीडीएस ऑन सैलरी कैन बी क्लेम ओनली इफ रिस्पेक्टिव सैलरी इनकम इज डिस्क्लोज्ड इन द सैलरी शेड्यूल। बेसिकली एक ही चीज़ है, सैलरी आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी और उसके बाद ये एरर डेफिनेटली नहीं रहेगी, क्योंकि हम टीडीएस का रिफंड भी क्लेम कर रहे हैं जो कि सैलरी के ऊपर ही कटा है, राइट। तो ये एरर जैसे आप क्लिक करेंगे, अपडेट कर दी सैलरी अमाउंट और आप इसे वेरिफिकेशन की तरफ प्रोसीड कर दीजिए, राइट। सो ये था पूरा प्रोसेस एफएनओ के केसेस में आईटीआर 3 फाइल करने का। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में कुछ पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है, उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक कूपन कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे कुछ डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा, तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।